इससे पहले कि जो कंटेंट है अमेंडमेंट्स का जो पास नहीं हो सकी उसको हम डिस्कस करें, बट जस्ट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ये कहती है कि एक तो आगे ही हमारे पास स्पेस बहुत कम होती है, किसी थर्ड फोर्स की तरफ से इंक्रोच हो जाती है वो, और फिर अदलिया की तरफ से भी स्पेस स्क्वीज हो जाती है, तो उसको रिक्लेम करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स अगर हम ला रहे थे तो राइट है हमारा। इस पर क्या टेक है आपकी? नहीं, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक आइन के ऊपर खड़ा है। आइन का एक बुनियादी असूल जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ये जो तमाशा है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये तकरीबन 1000 साल लगे हैं शेप होते। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। 1215 में मैग्ना, जो जदीद जमहूरियत अगर आप देखें तो 1215 में मैग्ना कार्टा आया, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर ये सारा जो तमाशा है ये खड़ा हुआ। तो ये कोई एक दो दिन में तो नहीं आया। सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है ये भी कोई एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। इससे पहले बादशाह हुआ करते थे। बादशाह जो थे वो अंडर द वो कहते थे कि हम तो वदीयत है हमें और ये हमारा हक है। गॉड किंग, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ द गॉड जो थे वो हुआ करते थे। तो फिर इंसान ने कहा, हॉब्स, लॉक, रोसो जैसे जो फिलोसोफर्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंसान है वो हर जगह आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन उसे चेंज में डाल दिया गया। तो इस असूल के ऊपर तो फिर हुकूमत इस सारी चीज़ को लपेट देगी और फिर हम बादशाहत रिवाइव कर लें। सेपरेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2A जो है अब हमारा, या जो हमारी प्रीएम्बल है, वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी and that will be exercised by the chosen representative. So सबसे पहली तो बात यह है कि ये तमाशा है सारा, ये देखें एक जो एक मिथ के ऊपर खड़ा है, मॉरलिटी के ऊपर खड़ा है। लोग अपने अवाम चुनेंगे, उनको क्या इख्तियार होगा, वो लोग अपने इख्तियार सारे खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपने इख्तियार बांटेंगे, अदलिया को तकसीम करेंगे, इंतजामिया को तकसीम करेंगे, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस का असूल रहे। बट जुडिशरी की जो हिस्ट्री है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें वो नजरिया ज़रूरत भी एग्जिस्ट करता है, भुट्टो साहब का फैसला भी है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी का मसला भी रहा है। तो आपको लगता है कि उसमें कोई भी रिफॉर्म सेपरेशन ऑफ पावर को रोल बैक करने के मुतरादिफ? ये रिफॉर्म तो है ही नहीं ना, ये तो तबाही है, ये तो मतलब रोल बैक करने के मुतरादिफ। हाउ इज दैट बाय द वे? रिफॉर्म इज समथिंग एल्स, रोल बैक इज समथिंग एल्स। यहाँ पे हुकूमत रिफॉर्म या इस्लाहात नहीं कर रही है, तो रोल बैक कर रहे हैं। और देखिए इसकी जो बुनियादी बात है, एक बात तो देखिए, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपको अगले पसंद नहीं है तो आपने हाल ये निकाला कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है तो आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर देते हैं, हम एक नई अदालत बना देंगे जिसमें हमारे जज बैठ के फैसला करेंगे क्या होगा। इस तरह तो नहीं चलता ये। असल में तो देखें, पाकिस्तान की एक बुनियादी ख़राबी जो है वो तो एक लाइनर है, वो ये है कि मुल्क जो है उसमें मार्शल लॉ नाफज है और चलाना हम जमहूरियत का टैग के अंदर रहे हैं। ये नहीं मुमकिन। या तो आप जो है वो आप आइन ख़त्म कर दें और आप एक कोशिश कर लें, अगर मार्शल लॉ के जरिए कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स 85 ममालिक में है दुनिया, एक भी फेडरेशन में नहीं है। ये जिन 85 ममालिक में वो बात करते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, वहाँ पे लूज कन्फेडरेशन है। याद मसलन आते कि हमारे यहाँ तो इसलिए मुमकिन नहीं ना कॉमन लॉ कोर्ट्स में, जिस तरह से आप हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या बरतानिया में या अमेरिका में, यहाँ पे तो जो केसेस जाते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप टैक्स को चैलेंज करेंगे, आप कहेंगे ये टैक्स जो लगाया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो आप क्या करेंगे फिर? क्या आप उसको हाफ जुरिस्डिक्शन, हाफ केस जो है वो हाई कोर्ट ये सुनेगी और हाफ केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सिर्फ चूंकि लोग अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते, तो उन्होंने फैसला किया है कि फायज ईसा साहब ने हमारे लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, ज़रूरी है कि हम उनकी मर्जी की एक अदालत बना दें, तो फिर उनको आप फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दें, सारी उम्र रहेंगे। आप लीगल कम्युनिटी का भी हिस्सा रहे हैं, पार्लियामान को भी आप गहरी नज़र से देखते रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन लीगल कम्युनिटी से क्या आ सकता है? डू यू थिंक मैस मूवमेंट चल जाएगी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बनते? आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ये लॉयर्स मूवमेंट ना चले, नॉट विद स्टैंडिंग मंसूर अली शाह। अभी जो है वो ये इस पर शुरू हो जाए, क्योंकि देखें ना प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपने तो मेरे रोजगार पे ही हमला कर दिया है, क्योंकि आपके 80% केसेस होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, अवाम के या जो केसेस वकील हैं। अब आपने ये तय कर दिया कि गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला तो आ ही नहीं सकता। जब गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला ही नहीं आ सकता तो मैंने वकालत क्या करनी है और इंडिपेंडेंस क्या होनी है?
तो फिर तो आप देखिए ना, आप एक नॉर्थ कोरिया या उस चाइना वगैरह में के सिस्टम में चले गए, नॉर्थ कोरिया में चले गए, चाइना में तो फिर भी एक जुडिशरी की सेंटिटी है बहरहाल कुछ ना कुछ। अच्छा, और इसके साथ साथ जो मौलाना साहब की पॉलिटिक्स रही इस सारी सूरत हाल में, आज भी सलमान बिन राजा उनसे मिल के आए हैं, आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे, सरप्राइज किया उसने आपको, क्योंकि बड़े नाकिदीन में से रहे हैं आप भी, उनके दीगर लोग भी? मैं तो बस आपको पता है कितने अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि पीटीआई को और जेयूआई को जो है वो अलायंस में जाना चाहिए। अच्छा। और मैंने तो बहुत एडवोकेट किया है कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े की प्लेयर होंगे पाकिस्तान की, क्योंकि आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के खिलाफ है, राइट? आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये नहीं, आइडियोलॉजिकल की बात नहीं है। सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल क्या है? मैं एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हूँ। जब तालिबान अरूज के ऊपर थे, पाकिस्तान में चंद लोग थे जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोलते थे। बिल्कुल। मैं बोलता था। अब भी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर पाकिस्तान में चंद आवाजें हैं, मैं बोलता हूँ। दिस इज आइडियोलॉजी। यही नजरियात। अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट बनाना आइडियोलॉजी है, वो ऑब्वियसली आइडियोलॉजी नहीं है। सही नहीं तो इस सारी सूरत हाल में राना साहब ये कह रहे हैं कि आपकी पीटीआई के कुछ लोगों से हम राब्ते में हैं, अक्टूबर में दोबारा इसको लेकर आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि पीटीआई विल बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस समहाउ? इफ पीटीआई बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस और उसको वो पास करा देती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर पीटीआई की अपनी सियासत ही खत्म हो गई। पीटीआई क्या करेगी? मसलन पीटीआई की तो सारी नैरेटिव ये है ना कि ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। अगर पीटीआई ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास करवाने में किसी किस्म की ताउन करना है, मदद करनी है, तो फिर भी घर बैठ जाए। फिर तो लड़ाई कोई नहीं। अगर ये पार्लियामेंट लीगल है और पीटीआई समझती है कि ये रेजोल्यूशन, ये अमेंडमेंट पास कराने से उनकी पॉलिटिक्स को कोई हर्ज नहीं होता, तो बड़ी गलत फहमी होगी। वो एक नैरेटिव ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह खान साहब ने कहा था कि हम तो कॉल करते थे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को बिल पास कराने के लिए, करते थे 72 साल से। लेकिन अब अगर ऐसा है, इफ गवर्नमेंट इज बैक्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, व्हाई कुडंट दे लेट इट पास? ये हुआ क्यों नहीं? फिर हालात होते हैं ना, बेशुमार दफा हमने कोशिश की लेकिन नहीं करा सके। हफीज शेख का आप देख लें, एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की ना हफीज शेख साहब को कि वो मेंबर बन जाएं सेनेट के, लेकिन वो नहीं हो सके। सो हालात होते हैं। कई दफ़ा पार्लियामेंट जो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसके पास भी ये तो नहीं ना कि सारी उसके वो है काबू में। मोहसिन नकवी साहब का फेलियर है, कोई हो सकता है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम की जीत है। अच्छा, बाकी फेलियर तो सबका ही है जो कि हुकूमत में शामिल थे। और इससे पहले आप अगर कह रहे हैं कि हालात इस तरह के नहीं होते, तो चंद रोज पहले पार्लियामान के अंदर से अरकान को अरेस्ट कर लेना, वो भी तो पहले नहीं हुआ, वो फिर किस तरह से हो गया? नहीं तो ये तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट कर लिया था। और अपना वो बंदियाल साहब लुक्ड अदर वे। ना यहाँ किसी इदारे की कोई इज्जत है, ना किसी जगह की कोई इज्जत है, ना किसी आदमी की कोई इज्जत छोड़ी है इन्होंने। गुज़श्ता 2 साल में तो आम पाकिस्तानी को सवाए इसके कि इदारों की इज्जत रोल दो, आम आदमी की इज्जत रोल दो, किसी आदमी की जो है वो कुछ करना पड़े, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, फैमिलीज को पकड़ लो, बच्चों को पकड़ लो, यही चल रहा है। और ये कहना खान साहब का कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुझे जेल में रखा जाए, ऐसा नहीं है कि ही इज़ मेकिंग एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि अगर वो सारे इकदाम ये कर रहे हैं तो ये हुकूमत तो अपना लेजिस्लेटिव मफाद भी देख रही होगी, 2/3 अक्सरियत के नंबर पूरे कर रही होगी। इसका उनसे डायरेक्टली क्या ताल्लुक है? कैसे लिंक मेंटेन? मेन चैलेंज तो इमरान खान ही है ना। मौजूदा सिस्टम को अगर कोई चैलेंज दरपेश है तो वो तो इमरान खान ही है ना। तो इमरान खान को जाहिर है कि अंदर रखने के लिए ख्वाहिशें हैं, ये सब कुछ होता रहा है। इमरान खान बहुत बड़ा टारगेट है इस सारे मंजरनामे का, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। लेकिन इस सारे इमरान खान को टारगेट करने के चक्करों में उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान के आइन को ही टारगेट कर लिया, पूरे पाकिस्तान को ही टारगेट कर लिया। जो एवोल्यूशन हमने 1973, पहले तो आपको पता ही है 1947 से लेके 1973 तक तो पाकिस्तान को कोई आइन ही नहीं मिल सका। 1973 में खुदा करके आप एक आइन पे मुतफिक हुए। सही। अब इस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो आइन भी हमने एक जो इतफाक हुआ है वो भी खत्म कर देना है, और अब हम इस तरफ चल पड़े। खत्म कर देना या अमेंड कर देना? खत्म ही होगी ना। जब जुडिशरी खत्म हो गई, आपने आइन की बुनियाद ही हिला दी, तो फिर आइन क्या रह गया? अच्छा, इसमें तो आप देखिए ना, अगर आप जो ड्राफ्ट आया है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत्म कर दी, आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान खत्म कर दिया, हाई कोर्ट के जजेस का कह रहे हैं कि हर साल एवेल्युएट होंगे कि वो अगले साल कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी उसके बाद वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब एसएचओ में और हाई कोर्ट के जज में फिर क्या फर्क रह गया? अच्छा, आपने तो जुडिशरी जो है, कोई ऑनरेबल आदमी देखें इस हाई कोर्ट में फिर जजी नहीं कर सकता, कोई ऑनरेबल आदमी सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं कर सकता। सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट सिर्फ ये जो ट्रैश नौकरी करने वाले लोग।
बाकी तो ऑनरेबल लोग तो छोड़ जाएंगे सारे। और अगर जुडिशरी पर पीटीआई का मौक़िफ़ देखें तो जो स्पेशल सीट्स का फैसला हो या बल्ले का निशान वापस लेना हो, खासी तनकीद की और कहा कि ये तो रैंक्स में आ गए हैं गवर्नमेंट के, ये तो चाहते ही हैं कि तहरीक इंसाफ दफन हो जाए। ऑल ऑफ अ सडन सलूट पेश किया जा रहा है जुडिशरी को, ये इतना एब्रप्ट चेंज कैसे आता है? चेंज ही हो रहा है ना, हर वाक़े के साथ आपका मौका बदलता है ना, आप एक स्टैटिक तो नहीं होते। जो सही फैसला है वो सही फैसला है, जो गलत फैसला है वो गलत फैसला। जो अपने हक में है वो सही फैसला, ये मतलब जो मैं कहूँगा कि मेरे हक में है और फिर लोगों के पास जाना है वो फैसला कर लेंगे। देखिए ना, सवाल ये है, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है ये फ्रेजाइल है, ये लिक्विड है, ये कभी इधर है कभी उधर है। अब वो अगर उसको क्रिटिसिज्म करना है तो वो भी मेरा राइट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर भी तनकीद कर रही थी तरीके साहब। हाँ, तनकीद बिल्कुल सही थी ना, आप आगे फंस गए। जो मुनीब अख्तर साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। सही। वो कह रहे थे ये इंटरनल एक रूल मेकिंग का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट का, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, आप इंटरनल उसको बना के कर सकते हैं, तो हमारा मौक़िफ़ सही साबित हो। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी ये कहा कि ये हुकूमत ने किसी और के कहने पे तरमीम लाने की कोशिश की है, उनके अपने वुज़रा लाइल्म थे। तारड़ साहब 11 तौर पे कह रहे थे कि ड्राफ्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की डिफीट होती है अगर ये पास होता है, या ओवरऑल प्रोसेस ही इतना टूथलेस है कि जो विफाकी वुज़रा हैं वही कह रहे हैं कि हमने मुसविदा देखा ही नहीं अब तक? पहली बात तो यह है कि आप भी मिलते हैं नून लीग के लोगों से, हमारी भी मुलाकात रह जाती है, कई जगहों में मिल जाते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नून लीग के तो सीनियर वजीर भी जो हैं वो लोग भी समझते हैं कि ये तबाही हो गई है और उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में वो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं है। ये तो जो एक अमेंडमेंट्स के जिस तरीके से आई, और मौलाना फजलुर रहमान की आई वुड से कि पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से ये ड्राफ्ट लोगों के सामने आ गया। अदरवाइज तो देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का अवाम के साथ, और वो अगर आप खुफिया कर देंगे अवाम से तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो जाहिर है कि उसके ऊपर जो हुकूमत का, मुझे तो वैसे सच्ची बात है ज़ाती भी बड़ा दुख है, आज़म नज़ीर तारड़ और मंसूर अवान जैसे जो लोग हैं ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पैसों का इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े जहांदीदा लोग हैं, लेकिन इस तरह से नौकरी करना और इस तरह से मतलब अपनी इज्जत को बिल्कुल ही बाहर लटका देना, कोई समझ नहीं आई इतनी क्या इंपॉर्टेंस होती है उर्दू में। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मौलाना साहब को, हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दोस्त ममालिक से फ़ोन भी करवाए गए कि वोट मेरा नहीं ख्याल, हामिद मीर साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। अगर दोस्त ममालिक जिनका वो कह रहे हैं वो इतने मेहरबान होते हैं इस हुकूमत के ऊपर, तो उनको तेल तो उधार दे देते ना। अच्छा, हाँ ऐसे नहीं, लेकिन अगर अगले अक्टूबर में जाकर मौलाना साहब कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आपकी तोपों का निशाना दोबारा उनकी तरफ? मेरा ख्याल है मौलाना ने जो करना था वो कर दिया। अब ये मामला देखें ना, अब बाकी काम जुडिशरी ने और लॉयर्स ने भी तो करना है ना। अगर वो अपने राइट्स के लिए खड़े ही नहीं होते, वहाँ पोलराइजेशन नहीं है? कहाँ पे? जुडिशरी में इसके ऊपर इतनी नहीं है, ये तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया सारी जुडिशरी को। बार एसोसिएशंस में तो डिवीजन है ना, वो तो नजर आती है। बार में भी अभी देखते हैं, अगले एक हफ्ता देखना पड़ेगा कि क्या डिवीजन रहती है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का, और आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर, देखिए सिंपल बात है ना, लॉयर्स की तो प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। मौलाना साहब ने प्रिंसिपल स्टांस लिया या उनकी बार्गेन को कबूल नहीं किया गया जो वो चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए? नहीं, मुझे चूंकि बैकग्राउंड का पता है, मुझे मौलाना से मेरी मुलाकात भी है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो नहीं थे कंफर्टेबल, एंड आई थिंक ही हैज उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड। कॉल्स करवाई गई उनको पाकिस्तान से भी और पूरी जाहिर है कि उनको जो जो हो सकता था वो किया। 2 दफ़ा तो मेरे सदर साहब गए हैं, कोई 4 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए हैं, पूरी हुकूमत जो है वहाँ भी बैठी हुई थी। सही। तो आपके हमारे सामने एक और चीज़ जो रिकैप कर लेनी चाहिए वो फैज साहब का ट्रायल है, जिस तरह से वो हुआ। पीटीआई क्यों बैकफुट पर है, क्यों फील करते हैं कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है, वो इंटरनल उनका इशू है, करते रहे। नहीं, लेकिन इस पे वो कह तो रहे हैं खान साहब भी कि ओपन ट्रायल करें, मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में पुश करने की कोशिश है। मुझे शामिल करना तो फिर ओपन ट्रायल करें, जाहिर है वो तो वो कहेंगे। पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज क्या थी उनकी? हमें क्या पता, मुझे तो मेरा तो जो तजुर्बा है फौज के साथ, पोस्ट रिटायरमेंट तो बंदा रिडेंडेंट ही होता है, मैंने तो नहीं देखा कोई पोस्ट रिटायरमेंट किसी की कोई। ठीक है, तो इस पे अगर इस सारी सूरत हाल पे लॉयर्स मूवमेंट चलती है तो आपको नहीं लगता कि इतनी पोलराइजेशन में जब एक जलसा तहरीक इंसाफ ने किया और पर्चे और गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो दोबारा से पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत राइज नहीं कर जाएगा? बहुत राइज कर जाएगा, यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। हम तो हर प्रोग्राम में कह के मैं थक गया हूँ कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब ताकत में होते हैं लोग वो उनको नहीं लगता, उनको ज़रूरत नहीं महसूस करते। ठीक। और
टेम्परेचर राइज करने का बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। इस वक्त आपने अभी देखें, आपने $600 मिलियन 16% के ऊपर जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आपने लिए हैं, सूद के ऊपर लिए हैं। फिर आप पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो चला रहे हैं, वो बेसिकली तो आप इंटरनेशनल उनके कर्जों पे जो है वो चल रहा है। सो पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन एज फार एज, और इसमें इतना ज़्यादा जो टर्मोइल है, इतना ज़्यादा जो एक फासले हैं, उससे एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इससे एहतियात से नेविगेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।